आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज से हम लोग एक अध्ययन श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक का करेंगे अध्ययन। और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर परीक्षार्थियों की यह लोकप्रिय पुस्तक रही है। तो हमारे विचार में आया क्यों नहीं इस पुस्तक का अवलोकन हम लोग अपने इस चैनल पर करें। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि आपके अध्ययन का केवल आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज से यह पाठचर्या प्रारंभ की जा रही है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर दीजिएगा कि इस सीरीज को प्रतिदिन कंटिन्यू किया जाए अथवा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रतिदिन आपके लिए इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जाएं, तो इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें सूचित कर दीजिएगा। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से भाषा एवं साहित्य तथा का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है, उसमें इतिहास खंड से हम लोग पद खंड से प्रारंभ कर रहे हैं और इतिहास लेखन परंपरा को देखते हैं हम लोग। और इतिहास लेखन परंपरा में देखते हैं कि उन्होंने किन किन सामग्री को सम्मिलित किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की अगर बात की जाए तो पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में थी। साथियों, इस पुस्तक का जो दो खंडों में विभक्त हुई, एक 1839 ईस्वी में और दूसरी 1847 ईस्वी में दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था। और साथ ही साथ साथियों, इसी पुस्तक का अगला संस्करण जिसमें कि 3 खंड कर दिए गए थे, वह खंड जो है 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में इसका तीसरा खंड 3 खंडों में विभक्त होकर के यही पुस्तक नए संस्करण में प्रकाशित हुई थी। तो यह पुस्तक आगे वे लिखते हैं साथियों, आगे लिखते हैं कि यह ग्रंथ यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था पहली बार, और वही आगे चल करके 1871 ईस्वी में 3 खंडों में विभक्त होकर के प्रकाशित हुआ था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का। और साथियों, इस पुस्तक में जो है हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी में वर्ण क्रमानुसार दिया गया था, यानी अल्फाबेट के अनुसार, जैसे क ख ग ऐसे करके अथवा ABC। तो अंग्रेजी में दिया गया था, यानी अल्फाबेट ABC के रूप में, A से नाम आने वाले, B से नाम आने वाले, C से नाम आने वाले, ऐसे करके उन्होंने प्रस्तुत किया था। और इसके बाद जो है इस पुस्तक में गारसा द तासी ने कुल 738 कवियों को सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने हिंदी के कवियों की संख्या 72 बताई तथा शेष कवि उर्दू के उन्होंने बताए। और इस पुस्तक को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने, यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को तासी महोदय द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था, इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। और तासी की इस पुस्तक यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए उन्होंने हिंदवी और हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग उन्होंने उर्दू के संदर्भ में हिंदुस्तानी के अर्थ में प्रयुक्त किया था। यानी इसमें जो ये हिंदुस्तानी शब्द है यह उर्दू का प्रतीक है और हिंदुई जो है यह हिंदवी अथवा हिंदी का प्रतीक है।
साथियों बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में, और पाठचर्या में आगे देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह है। यानी कि अगर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की बात की जाए और उस इतिहास लेखन परंपरा में अगर हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ की बात की जाए तो वहां पर हम भाषा काव्य संग्रह को पाते हैं जो महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया है। साथियों भाषा काव्य संग्रह का जो प्रकाशन है वह 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे, और आगे देखते हैं हम लोग कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा। यानी अगर दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात की जाए तो यह जो है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज का नंबर आता है, और शिव सिंह सरोज ग्रंथ जो है हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जो है पहली बार जो है 1003 कवियों का वर्णन, 1000 से ज्यादा कवियों का वर्णन किया गया था। और इसमें जो है शिव सिंह सरोज का जो पहला प्रकाशन हुआ था वह 1883 ईस्वी में हुआ था। और शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र कवियों में 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। इसके अलावा 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन महोदय द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। और सही अर्थों में देखा जाए तो यही इतिहास ग्रंथ जो है पहला इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। और आगे पाठचर्या में देखते हैं हम लोग, वे लिखते हैं आगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया, और इस ग्रंथ का यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था सन 1957 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कवियों और लेखकों का वर्णन जो है काल क्रम के अनुसार किया। आगे विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का भी उद्घाटन उन्होंने किया। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया और इसके प्रत्येक अध्याय में किसी काल विशेष को सूचित किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को भी अलग करने का प्रयास किया। आगे साथियों, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में ग्रियर्सन महोदय ने किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी का जो युग था उसको उन्होंने भक्ति काल जो है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों पाठचर्या में, और पाठचर्या में आगे देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। मिश्र बंधु विनोद 4 खंडों में विभक्त होकर के प्रकाशित हुआ था ग्रंथ, जिसके 3 खंड जो हैं वह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो जाते हैं और चौथा खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त मिलता है, यानी लगभग 5000 कवि आप कह सकते हैं। और
इनके इस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया कि अनेक अज्ञात कवियों को भी प्रकाश में लाने के साथ साथ उनको साहित्यिक महत्व देने का प्रयास किया। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ जो है, इसमें कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उन्होंने 4 श्रेणियां बनाई थी। इसके बाद नंबर आता है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में जो है सबसे महत्वपूर्ण विधेयवादी पद्धति के रचना का लेखक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वोच्च स्थान रखता है साथियों। और ये आचार्य शुक्ल का इतिहास मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। अक्सर साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के विकास नाम से अथवा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल द्वारा लिखा गया किस नाम से प्रकाशित हुआ था, अथवा इसका सन पूछ लिया जाता है। शुक्ल जी का इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास है, क्योंकि बच्चन जी ने लिखा भी है कि शुक्ल जी को पढ़े बिना अथवा उन्हें छोड़ करके हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। आगे साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया, यानी 1000 कवि और लेखकों को आचार्य शुक्ल जी ने भी शामिल किया। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं आगे पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। अक्सर प्रश्न पूछता है आपसे कि कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा देने वाले कौन हैं, तो आप बता सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है और यह कथन भी अक्सर पूछा जाता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, और यह कथन शुक्ल जी का है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में। आगे साथियों बढ़ते हैं और देखते हैं पाठचर्या में कि सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उन्होंने परिचय दिया। शुक्ल जी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। यानी आचार्य शुक्ल जी ने तत्कालीन युगीन परिस्थितियों को जो है संदर्भित करके उनके विकास क्रम की व्याख्या प्रस्तुत की। और बढ़ते हैं आगे। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करने का काम किया, और शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार की प्रतिष्ठा करते हैं, और उसमें जो है भक्ति काल को उन्होंने 2 परंपराओं में विभक्त किया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण में भी उन्होंने 2 खंड किए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। इस 4 खंडों में शुक्ल जी ने इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास की काव्य धारा को विभक्त करने का प्रयास किया। आगे साथियों की आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को भी प्रमुखता दी है। इसी क्रम में साथियों एडविन ग्रिप्स महोदय का 1917 ईस्वी का अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ देखने को मिल जाएगा, और इस खंड में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 विभागों में विभक्त किया है। और वहीं 1920 ईस्वी में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से भी इतिहास ग्रंथ लिखा। वहीं तजकिरा-ई-शुअरा-ई हिंदी नाम से
1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने इतिहास ग्रंथ लिखा और इसमें 1004 कवियों में उन्होंने कुल 62 कवियों को ही हिंदी कवियों को स्थान दिया और यह ग्रंथ पहली बार कालक्रम को ध्यान में रख करके लिखा गया ग्रंथ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे साथियों की आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, यानी रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह आलोचनात्मक इतिहास नाम से है। और इस रामकुमार वर्मा द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है। रामकुमार वर्मा जी ने इस इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की काल अवधि को संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। आगे हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में विभक्त प्रकाशित होने वाले नागरी पंचाणी सभा से प्रकाशित हुआ है। और इस ग्रंथ को संपादित करने वाले अलग अलग खंडों को संपादन कार्य करने वालों को देख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है उसका पहला खंड हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसके डॉक्टर राजबली पांडे संपादक हैं। तो वहीं हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके संपादक हैं। आदिकाल के करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह हैं। जबकि चौथा भाग भक्ति काल निर्गुण भक्ति में परशुराम चतुर्वेदी और भक्ति काल में सगुण भक्ति का संपादन किया देवेंद्र शर्मा व विजेंद्र स्नातक ने। तो वहीं रीति काल में रीतिबद्ध धारा को संपादित किया डॉक्टर नगेंद्र ने। तो रीति मुक्त काव्य के संदर्भ में 7वां खंड संपादित किया भगीरथ मिश्र ने। और 8वां भाग जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का व्युत्थान और भारतेंदु काल से इन्होंने किया है। इसके बाद 9वां भाग जो है सुधाकर पांडे ने द्विवेदी काल से। 10वां काल उत्कर्ष काल डॉक्टर नगेंद्र ने। और उत्कर्ष काल में काव्य का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने, नाटक का संपादन सावित्री सिंह और दशरथ ओझा ने तथा कथा साहित्य का संपादन डॉक्टर निर्मला जैन ने किया। वहीं 13वां भाग जो है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, यह जो है इसका संपादन लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने। और 14वां जो है अद्यतन काल का संपादन डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने। 15वां भाग इसका जो है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। जबकि हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने संपादित किया। यह नागरी पंचाणी सभा से संपादित होने वाले ग्रंथ के प्रत्येक भाग जो अलग अलग खंडों में संपादन किया था उसको हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद साथियों बढ़ते आगे और देखते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को देख लेते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकारों को। तो हिंदी काव्य धारा पंडित राहुल सांकृत्यायन की है, 1944 ईस्वी का प्रकाशन काल है। वहीं हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी का, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में विभक्त हुआ था, 2 खंडों में जो है प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। और वहीं हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1986 ईस्वी का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य नाम से पुस्तक डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। वहीं हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है। 2 भागों में विभक्त यह पुस्तक है, जिसका पहला भाग 1909 ईस्वी में और दूसरा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया की। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया का है। हिंदी वीर काव्य नाम से टीकम सिंह तोमर ने 1945 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा। तो वहीं हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। तो आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी का श्री नारायण चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह इतिहास ग्रंथ नंदुलारे वाजपेयी जी का है। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में नंदुलारे वाजपेयी जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल का है 1931 ईस्वी। हिंदी भाषा उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य विमर्श बड़ा प्रमुख और चर्चित ग्रंथ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का अक्सर पूछा जाता है। साथियों, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का, यह भी पूछा जाता है, अक्सर रिपीट होता है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल का। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वह नहीं है, यह मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है साथियों, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। और खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास का है। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। फिर ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का 1923 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का 1996 ईस्वी का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का 2003 ईस्वी का है। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है, जबकि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का 2013 ईस्वी का है। आगे साथियों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम लोग देख लेते हैं और नामकरण। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय द्वारा काल विभाजन देखते हैं। तो उन्होंने जो है 11 खंडों में विभक्त किया। पहला खंड चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक। दूसरा खंड 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा खंड है उनका जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीत काव्य। आठवां है तुलसी के अन्य परिवर्ती। नौवां है 18वीं शताब्दी। फिर 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया था। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान दिया, जिसमें पुण्य कवि खुमाण सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, चंद बरदाई, जगनिक, जोधराज और सारंगधर का उल्लेख है। वहीं ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है साथियों। और ग्रियर्सन के कालों का नामकरण का कोई एक विशेष आधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन देख लेते हैं। तो प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल, इन 4 खंडों में उन्होंने जो है 5 खंडों में किया था। उसके बाद वर्तमान काल। तो प्रारंभिक काल में पूर्व प्रारंभिक और उत्तर आरंभिक 2 खंडों में व्यक्त किया मिश्र बंधुओं ने। तो पूर्व प्रारंभिक का समय सीमा विक्रमी संवत 700 से 1343 मानते हैं। वहीं उत्तर आरंभिक काल में 1344 से 1444 विक्रमी संवत मानते हैं। जबकि माध्यमिक काल को भी उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में बांटा। 1445 विक्रमी संवत से 1560 विक्रमी संवत तक पूर्व माध्यमिक काल और 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक प्रौढ़ माध्यमिक काल की उन्होंने संज्ञा दी। वहीं अलंकृत काल को भी उन्होंने 2 खंडों में विभक्त किया, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। संवत 1681 से 1790 ईस्वी तक पूर्व अलंकृत काल की संज्ञा दी। वहीं उत्तर अलंकृत काल में 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक का समय दिया।
इसके बाद परिवर्तन काल को 1890 से 1924 विक्रमी संवत तक और वर्तमान काल को 1926 से अब तक, यानी जब तक इतिहास लिखा गया। इसके बाद आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देख लेते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह आप लोगों को एकदम गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। तो बड़ा ही आसान सा इनका काल विभाजन है। इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल 4 खंडों में विभक्त किया है इतिहास को, और यही अक्सर सभी लोग पढ़ते भी हैं। तो इसमें जो है वीर गाथा काल की संज्ञा उन्होंने आदिकाल को दी, भक्ति काल की संज्ञा पूर्व मध्यकाल को दी, और उत्तर मध्यकाल को रीत काल की संज्ञा दी, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। काल विभाजन इनका देख लेते हैं। तो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक आदिकाल का समय, भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और रीत काल का 1700 से 1900 तक, और गद्य काल का 1900 से 1984 ईस्वी तक उन्होंने माना है। इसके बाद साथियों हम लोग देख लेते हैं काल विभाजन। राम कुमार वर्मा जी का। तो राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन हम लोग देखते हैं। और संधि काल उन्होंने आदिकाल को कहा, जिसकी समय सीमा उन्होंने विक्रमी संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत मानी। वहीं दूसरे काल को उन्होंने चारण काल की संज्ञा दी, 1000 से 1375 विक्रमी संवत का समय काल उन्होंने दिया। और भक्ति काल को उन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और रीति काल को उन्होंने 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक दिया। यानी कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वीर गाथा काल का समय जो है आपका 1050 से 1375 तक शुक्ल जी मानते हैं। लेकिन अब इसको याद करने के लिए बस इतना याद रखिएगा कि राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया था कि एक काल अपना पहले ही बढ़ा लिया 750 से 1000 विक्रमी संवत तक, और यह 50 साल पहले से प्रारंभ कर लेते हैं। और 1375 यानी कि जहां तक वीरगाथा काल को शुक्ल जी मानते हैं वहीं तक इन्होंने भी माना है। तो लगभग काल विभाजन सेम है राम कुमार वर्मा जी का और शुक्ल जी का। थोड़ा सा बस अंतर है कि उन्होंने प्रारंभ में संधि काल को जो है 750 से 1000 विक्रमी संवत तक बढ़ा दिया है। इसके बाद साथियों गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखते हैं। तो गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा काल विभाजन जो किया गया, उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल तथा आधुनिक काल 4 कालों में विभक्त किया है, जिसमें आदिकाल को सन 1184 से 1350 तक, पूर्व मध्यकाल को सन 1350 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल को 1600 से 1857 तक, और आधुनिक काल को 1857 से अब तक। यानी आधुनिक काल ये काल विभाजन गणपत चंद्र गुप्त जी का है। आगे साथियों, आगे हम लोग डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं। तो उसमें उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल 4 खंडों में विभक्त किया है, जिसमें आदिकाल की समय सीमा वे 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक मानते हैं, यानी 700 से 1450 तक। इसके बाद 14वीं सदी के मध्य से यानी 1450 से लगभग 1750 तक वे मानते हैं, और रीतकाल का समय 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, यानी 1750 से लगभग 1950 तक, जबकि आधुनिक काल को वो 1950 से उसके आगे तक मानते हैं। और इसमें जो है उन्होंने, अगर ईस्वी संवत के अनुसार देखा जाए, ये सारे विक्रमी संवत के अनुसार कैलकुलेट हो रहे थे, तो 19वीं सदी के मध्य से उन्होंने क्या किया कि 1857 से 1900 ईस्वी तक उन्होंने पुनर्जागरण काल माना। वहीं छायावाद, क्षमा करें, जागरण सुधार काल जो है यह द्विवेदी काल का समय
1900 से 1918 ईस्वी तक माना और छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक, उसके बाद छायावादोत्तर काल माना है। वहीं इन्होंने छायावादोत्तर काल में प्रगति, प्रयोग काल और नवलेखन काल दो खंडों में विभक्त हो जाता है, जिसमें प्रगति और प्रयोग काल को उन्होंने 1929 से 1953 ईस्वी तक और नवलेखन को 1953 ईस्वी से अब तक का माना है। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो काल विभाजन किया उसमें उन्होंने अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल इन 4 खंडों में विभक्त किया है। आदिकाल का अगर नामकरण, यह भी काफी विवादित प्रश्न रहता है, तो चारण काल की संज्ञा आदिकाल को दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। इसके बाद प्रारंभिक काल अथवा आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल कहने वाले आचार्य शुक्ल हैं। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चरण काल की संज्ञा दी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सुमन राज्य तथा मोहन अवस्थी ने रीत काल को आधार काल की संज्ञा दी। वहीं रीत काल के नामकरण में रीत काव्य की संज्ञा दी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। रीत काल कहा आचार्य शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल कहने वाले रमाशंकर शुक्ल रसालय। यहाँ से भी एक प्रश्न अक्सर आता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, एकदम याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा साथियों डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ द्वारा भाषा के दृष्टि से किया गया काल विभाजन, तो उन्होंने पहला विभाजन पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, उन्मेष काल में ब्रज भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी एवं खड़ी बोली एवं अवधि काल। इसके बाद पूर्व भाग में ब्रज भाषा तथा अवधि काल तथा उत्तर भाग में खड़ी बोली काल। ये काल विभाजन है भाषा के दृष्टि से। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यह भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि इसके की आगे की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।